नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेंद्र किलानौत। राजेंद्र राठौड़ के ट्विटर अकाउंट को अगर खंगाला जाए तो उन्होंने कल पूरे राजस्थान में सियासी तापमान को बढ़ाकर रख दिया है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में अगले ही दिन राजेंद्र राठौड़ पहुंच गए दिल्ली और सिलसिलेवार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। राजेंद्र राठौड़ के बारे में इससे पहले जब भी चर्चा की जाती थी तो बात यही आती थी कि नेता ठीक है, लेजिस्लेटर भी अच्छा है, मुद्दों की गहरी समझ है, जमीनी आदमी है, साथ में ही एक बड़ा जनाधार भी रखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आला कमान की नजर अभी तक नहीं पड़ पाई, यानी कि आला कमान के फेवरेट नहीं बन पाए हैं। जयपुर के पत्रकार तो यह भी कहते थे कि दिल्ली में राजेंद्र राठौड़ की दौड़ बस राजनाथ सिंह तक। लेकिन कल जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ लगातार नॉट आउट खेले, उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम बड़े चेहरे जो आला कमान की गिनती में गिने जाते हैं, उनसे राजेंद्र राठौड़ की मुलाकात हुई। आज इसी मुद्दे पर एक बड़ी चर्चा करेंगे कि आखिर दिल्ली पहुंचकर राजेंद्र राठौड़ क्या बिसात बिछा कर आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी। राजेंद्र राठौड़ के बारे में एक बात कही जाती थी कि बहुत जमीनी नेता है। हाँ, आपने बताया तो कि बहुत अच्छी समझ है, लेकिन आला कमान के फेवरेट नहीं बन पाए हैं अभी तक वो। राजेंद्र राठौड़ की दिल्ली में दौड़ राजनाथ सिंह तक, यानी कि राजनाथ सिंह से कल भी वो मिले हैं, लेकिन एक तो नरेंद्र मोदी से वो मिले, टाइम मिलना ही बहुत बड़ी बात है, इससे पहले भी कोशिशें की गई होंगी। जेपी नड्डा से वो मिले, ओम प्रकाश माथुर से वो मिले और वो तमाम बड़े चेहरे, वी सतीश से भी उनकी मुलाकात हुई। क्या लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में राजेंद्र राठौड़ एक बड़े छत्रप बनकर उभरे हैं और यहाँ से कहाँ उनके समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरह से? निश्चित तौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं, जिनकी संख्या 80 के आसपास है, बीजेपी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी में हैं, उनके अब आधिकारिक नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। तो आला कमान तभी नजर डालेगा कि आप अधिकृत भारतीय जनता पार्टी का इस व्यवस्था में, जो विधायन की व्यवस्था है, उसमें अधिकृत अब हो गए। उपनेता का कोई पद नहीं था, ठीक बात है, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब वो परफॉर्मेंस अच्छी करने की जवाबदारी सतीश पूनिया पे है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ जो अब उपनेता से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो उनकी अमित शाह जी से मुलाकात, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, उसकी कई वजहें हैं। वो ये, एक तो राजस्थान बहुत बड़ा प्रदेश है, आप गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के मिनिस्टर हैं, तो कोई इतना वो नहीं है। यहाँ पे 200 विधानसभा सीटें हैं, जो कि आपके राज्यसभा की 10 सीटों पे रिजल्ट देती है, आपकी 25 लोकसभाओं को देखती है और एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है इस प्रदेश से, और यहाँ 8 करोड़ की आबादी है। तो लिहाजा आप प्रतिपक्ष के नाते आप उनके आधिकारिक प्रतिनिधि हैं, पार्टी के नहीं। उनकी पार्टी की ओर से विधानसभा में सरकार के खिलाफ जो व्यवस्था होती है, उसके आप मुखिया हैं, तो निश्चित तौर पे आपको एंटरटेन करेंगे। इससे पहले आप एक मिनिस्टर थे तो वसुंधरा राजे की सदारत में थे, इससे पहले आप उपनेता थे तो गुलाब चंद कटारिया की सदारत में थे। राजेंद्र राठौड़ के बारे में जो मिथक था, एक सबसे बड़ा मिथक था कि आला कमान के फेवरेट नहीं बन पाए हैं और कोशिश वो टाइम से करते रहे कि टाइम मिल जाए। नहीं, राजेंद्र राठौड़ सबसे पहले उप मुख्य सचेतक से चर्चा में आए। उसके बाद जब भी सरकार रही या नहीं रही, राजेंद्र राठौड़ चर्चा में रहे हैं, उनके केंद्र में भी अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन चूंकि उनसे सीनियर लीडर्स की फहरिस्त बहुत लंबी थी, एक टाइम आया कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनसे आगे निकल के ऊपर पहुंच गए केंद्र में। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने अपना जो वजूद था उसको वो लगातार एक छेने हथौड़े की तरह बड़े बिल्कुल बड़ा करते गए, और आज वो सीएम की जो दौड़ है उसमें वो डिसाइडिंग पोजीशन पे हैं। वो सीएम बन रहे हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी होगा उसमें कंसर्न होंगे राजेंद्र राठौड़ आधिकारिक तौर पे, जैसे कि आपके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने एक संतुलन साधने का एक बड़ा दांव चला है। देखते हैं कि जिस तरह से कल राजेंद्र राठौड़ नॉट आउट खेले, शाम को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा होती है और सुबह वो पहुंच जाते हैं दिल्ली, और उसके बाद में मुलाकात पर मुलाकात, मुलाकात पर मुलाकात। राजस्थान दोनों सियासी तापमान बढ़ा रहा कल, दोनों चीजों पे वो फोकस कर रहे हैं जी। वो भीलवाड़ा पहुंच गए और सीपी जोशी के साथ जयपुर आएंगे। तो इसी तरह का एग्रेशन पार्टी चाहती है कि आप इस तरह की ऊर्जा होनी चाहिए आपको। आप 68 साल की उम्र में, 65-68 साल की उम्र में अगर ये ऊर्जा रखते हैं तो फिर पार्टी आपका स्वागत करेगी। राजेंद्र राठौड़ कहीं अपनी अंतिम पारी तो नहीं खेल रहे, उसके बाद में वो जो एक भारतीय जनता पार्टी का एज का पैरामीटर है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो शायद जितनी एनर्जी अभी बची, बिल्कुल उनके पास ये मौका है जी कि वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार, यही मौका है। इसके अलावा फिर आपका वक्त नहीं बचता।
ठीक बात है। तो इस नाते वो वो अपनी पूरी एनर्जी अब बिल्कुल, ये जो आपकी राजनीति, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 47 साल के अध्यक्ष हैं, उनकी उम्र है, और इनका 42 से 43 साल सक्रिय राजनीति का अनुभव है। ये 78 में या 79 में, 78 में शायद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए थे, तो 2 साल पहले से राजनीति में घुस चुके थे। राजेंद्र राठौड़ को अगर देखा जाए तो लगभग जितने भी आला कमान के बीजेपी में जो फेवरेट नेता कहे जाते हैं वो उनसे बहुत ज्यादा जूनियर है। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान में अपनी राजनीति करते रहे, आप देख लीजिए गजेंद्र सिंह शेखावत को, उनसे बहुत ज्यादा जूनियर है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि आला कमान के फेवरेट है। यहाँ तक कि आप दिया कुमारी को ले लीजिए, नहीं, वो उम्र में भी तो छोटे हैं, जी, बात वो है। जी। गजेंद्र सिंह नहीं, शेखावत लेकिन ने, जो गजेंद्र सिंह शेखावत की अपनी लाइन है, जी, उन्होंने राज्य में कभी डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये केंद्र में कभी टांग नहीं अड़ाई। गजेंद्र सिंह शेखावत जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर जो है आरएसएस, उसकी एक विंग में लगातार काम करते रहे, सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे। 92-93 में वो अध्यक्ष बने थे यूनिवर्सिटी के, और उसके बाद में वो भैरव सिंह शेखावत के संपर्क में आए धीरे धीरे। एक ये भी कारण हो सकता है राजेंद्र राठौड़ का कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लिया या फिर आला कमान के इसलिए फेवरेट नहीं बन पाए कि इससे पहले उनकी जो राजनीति थी वो भैरू सिंह शेखावत की सदारत में राजनीति करते रहे। भैरू सिंह शेखावत एक ऐसे नेता थे कि पूरा दखल अपना यहाँ रखते थे। आला बीजेपी में उस वक्त तक आला कमान कल्चर बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित नहीं करता था। उसके बाद में वसुंधरा राजे की सदारत में उन्होंने राजनीति की, तो वसुंधरा राजे यहाँ डोमिनेट करती थी, आला कमान कल्चर इतना ज्यादा हावी नहीं हुआ। और उसके बाद में अचानक से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस करवट बैठी और आला कमान का हर राज्य में लगातार हस्तक्षेप बढ़ा, तो शायद उसके बाद में राजेंद्र राठौड़ ने ऐसी अपनी कोशिशें शुरू की। नहीं, ऐसा नहीं है लोकेंद्र जी, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं, या हमारे साथी जिस तरीके से बात करते हैं वो ये है कि आप एंटाइटल्ड है या नहीं। आप उप मुख्य सचेतक हैं, फिर आप राज्य मंत्री बनते हैं, चिकित्सा विभाग आपको भैरव सिंह जी के टाइम में मिलता है, उसके बाद में अशोक गहलोत जी की सरकार आती है तो आप विपक्ष में आ गए, उसके बाद में वसुंधरा जी की सरकार आती है तो आपको एक बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है, उसके बाद में फिर आप प्रतिपक्ष में उपनेता रहे, आप जेल जाते हैं दारा सिंह एनकाउंटर के अंदर, उसके बाद में आप फिर मंत्री बनते हैं। तो आपने कभी उस राजेंद्र राठौड़ क्यों फेवरेट हो गए? दूसरों ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया उनके प्रतिपक्ष नेता बनने का, क्यों नहीं किया वसुंधरा राजे ने ऑब्जेक्शन? क्यों नहीं किया दूसरे जो भी लोग हैं, गुलाब चंद कटारिया खेमे के लोग हैं, उन्होंने नहीं किया? क्यों इसलिए नहीं किया? इसकी वजह यह है कि राजेंद्र राठौड़ कभी उस लाइन से पार नहीं गए। केंद्र ने जो तय की है सदारत, तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता वाला जो एक सिस्टम है। एक अच्छी बात ये भी कही जाती है राजेंद्र राठौड़ की कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इससे पहले जो चला है, अब खबर है कि गुटबाजी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। वसुंधरा गुट, पूनिया गुट, गजेंद्र सिंह शेखावत गुट, कभी राजेंद्र राठौड़ गुट सुनने को नहीं। वो अगर खड़ते तो खत्म हो जाते, मैं बता रहा हूँ। लेकिन राजेंद्र राठौड़ की जिस तरह से टीम काम करती रही है, जैसे उनके जन्मदिन पे पहले हजारों यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ, ऐसी कुछ तैयारी इस महीने में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी महीने में उनका जन्मदिन है। तो राजेंद्र राठौड़ के नाम से पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन जैसा इवेंट हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब वो आज से करीब 10 साल पहले जेल में थे, तब भी उनके लिए पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, प्रतिपक्ष में थे वो, तब भी उनको क्या कहते हैं, वो ब्लड डोनेशन हुए उनके लिए। तो उनके नाम के लोग आपको हर विधानसभा में मिल जाएंगे। सतीश पूनिया वो टीम खड़ी नहीं कर पाए। राजस्थान में ऐसे कुछ एक नेता ही हैं। सतीश, सीपी जोशी संगठन के नाते उनके लोग हैं सब जगह, लेकिन इंडिविजुअली राजेंद्र राठौड़ कभी प्रदेशाध्यक्ष नहीं रहे। वसुंधरा राजे की एक टीम है और वो निश्चित तौर पर राजेंद्र राठौड़ से बड़ी है। तो वसुंधरा राजे को यह लगता है कि राजेंद्र राठौड़ उन्हें कभी डिसोबे नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने उनका स्वागत किया। वसुंधरा राजे को लगता है कि मेरी जो डिग्निटी है उसमें यह व्यक्ति खतरा नहीं है। हालांकि लंबे समय से दोनों के बीच मुलाकात नहीं थी, लेकिन राजेंद्र राठौड़ बनते ही वसुंधरा राजे के घर गए और उनसे मिले हैं जिस तरीके से, और वो सभी से व्यक्तिगत जाके मिले हैं और अपने अध्यक्ष के साथ जुटे हैं। तो इससे निश्चित तौर पे है कि भारतीय जनता पार्टी एक हो रही। अब इश्यू ये नहीं रहा है। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि वसुंधरा राजे चुनाव प्रचार अभियान समिति की प्रमुख बनाई जा सकती, जैसे इनपुट्स हैं। किरोड़ीलाल मीणा जो कि एक ऐसे नेता हैं जिनके एक इशारे पे हजारों की भीड़ खड़ी हो सकती है, और वो भीड़ ही नहीं, इंस्टा रील वाली भीड़ ही नहीं, वो वोट भी डालती है और वोट डलवाती भी है, और वो एक अग्रेसिव भीड़ है। तो किरोड़ीलाल मीणा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा पा सकते हैं या मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, मंत्री परिषद का। तो ये राजस्थान के उसमें अब एक एससी जो वोट बैंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है राजस्थान का, उसे साधना बीजेपी को शेष है।
देखना है कि वो, क्योंकि अब ऐसी बातें भी आ चुकी हैं बाहर कि राजस्थान में ब्राह्मण राजपूत एक सोशल इंजीनियरिंग खड़ी हो रही है भाजपा की तरफ से। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष बनाए जाते हैं, कैलाश मेघवाल नाराज होकर भागते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। तो ये जो खबर चल रही है राजस्थान में कि भाजपा की जो नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी हो रही है वो राजपूत और ब्राह्मणों को साध कर कमल खिलाने की कोशिश है, तो उसमें एसटी वर्ग कहाँ है, उसमें ओबीसी वर्ग कहाँ है? इस सवाल का जो जवाब है वो जयपुर के पत्रकार खोज रहे हैं। नहीं, ओबीसी जैसे कि जाट हम्म। समाज से प्रदेश अध्यक्ष थे, जाट समाज से ही हम्म। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जाट समाज से ही आपको क्या लगता है उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ की जो बिल्कुल नियुक्ति है उसको भाजपा का बिल्कुल, वो भाजपा नहीं बुना पाई ना, वोटों में सतीश पूनिया की जिम्मेदारी थी। उपराष्ट्रपति नहीं कहेंगे कि जाति के नाम पे वोट दो, ठीक है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन से बंधे हुए व्यक्ति हैं और उनकी एक अलग डिग्निटी है, उनका एक अलग ऑरा है। तो वो तो समाज किस तरह से इस पार्टी के साथ आता या नहीं आता, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सतीश पूनिया की तो होनी चाहिए। एससी जो है उसके लिए ऐसा आ रहा है कि संगठन महासचिव का जो पद बदला जाने का है उसमें इस वर्ग से कोई आ सकते हैं और संगठन में एक बड़ा काम कर सकते हैं। उसके अलावा चुनाव प्रचार में भी बड़ा जिम्मेदारी दी जा सकती है क्योंकि उनके पास एससी के नेताओं में जोगेश्वर गर्ग हैं। मैं राजस्थान में अगर इसको ढंग से कंक्लूड करूं इस चीज को, एससी वाली को, तो ये है, मैं मारवाड़ में काफी समय तक रहा। तो मारवाड़ में एक तो रेस्ट एससी हैं और एक मेघवाल कम्युनिटी है प्रॉपर। बीजेपी जो है वो मेघवाल कम्युनिटी पे ज्यादा वोट नहीं देती रही। मैं आपको पाली का उदाहरण दूं तो वहां एससी की सीट जो है वो सोजत है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी से दमामी जो कास्ट है, मतलब एससी की उन छोटी जातियों को जो जिनकी संख्या ज्यादा बड़ी नहीं है, संख्या के लिहाज से जो छोटी जातियां हैं, लेकिन वो छोटी छोटी जातियां मिलकर एक बड़ा डिसाइड ना दूसरी जातियां उनके साथ जुड़ती हैं। और कांग्रेस से आप देखिए रूपादाम धमदेव मेघवाल कम्युनिटी से आते हैं, वो जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड सीट से एमएलए हैं। बीजेपी तरुण राय कागा को देती है, कहां, चौहटन में, ठीक है, वहां मेघवाल को टिकट दिया जाता है, सामने पद्माराम। तो मेघवाल की पहली चॉइस कांग्रेस है, ठीक है। तो बीजेपी ने उसको, जैसे जोगेश्वर गर्ग हैं, वो गुरु हैं, जाति से गर्ग हैं, तो उनका वोट बैंक बहुत कम है, लेकिन वो जीत रहे हैं। एक चुनाव में उनका टिकट कट गया और एक चुनाव में वो हार गए थे 2008 वाले में, बाकी वो लगातार जीत रहे हैं, पहले मंत्री भी रहे। दूसरी जातियों को कनेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल, दूसरी जातियां उनके नाम पे आ जाती। इसी तरह से आप रेवदर में आइए जो सिरोही में एससी की सीट है, तो वहां पर कांग्रेस की ओर से इनको दिया जाता है, जो राज्यसभा में सांसद भेजे गए हैं, नीरज डांगी, मेघवाल समाज से हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कोहली को देती है, जगसीराम कोहली को, तो बड़ी संख्या में उनसे राजपूत जुड़ते हैं, उनसे चौधरी जो समाज है वहां का, जो कल्बी समाज है वो जुड़ जाता है, उनसे देवासी जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक संख्या वाला जो चीज है, भारतीय जनता पार्टी बड़े तरीके से चलती है उस चीज में कि ग्राम पंचायतों में ज्यादातर इनके लोग हैं, नीचे एक अपने आप सेटअप बना हुआ मिल जाता है, और कम संख्या वाले व्यक्ति को जब बनाया जाता है तो वो थोड़ा असुरक्षित महसूस करता है और वो सभी को लेके चलता है। तो ये एक बड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग है जिसपे बीजेपी काम कर रही है। अब देखना ये है कि वो अपनी सीपी जोशी अपनी टीम कैसे गठित करते हैं और कैसे उस कम्युनिटी में विश्वास दिला सकते हैं कि उन वोटों को कैसे तोड़ सके। राजेंद्र राठौड़ ये कर सकने में सक्षम है कि राजपूत वोट बैंक उनके, अकेला कोई नहीं कर सकता। नहीं, और गजेंद्र सिंह शेखावत एक बड़ी छत्रप हैं भाजपा में, उनको लेकर भी एक उनकी जाति का जो वर्ग है काफी अग्रेसिव है, काफी इमोशनल है। वही हाल राजेंद्र राठौड़ के साथ में है। दिया कुमारी को लेकर भी इस तरह की बातें चलती हैं। चार बड़े छत्रप भारतीय जनता पार्टी में राजपूत समाज से आप देख सकते हैं, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़। तो ये तो तय है कि सभी जो छत्रप है उनका अपना अपना एक छोटा छोटा कुछ सैंपल, जो राजेंद्र राठौड़ जो है उनकी एक इंडिविजुअल टीम लगभग सब जगह है, वो एक मैकेनिज्म तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी लाइन से आगे राजेंद्र राठौड़ भी नहीं जाएंगे। तो इस बीजेपी में सीधे तौर पे ये होगा, सीएम कौन होगा ये फैसला आला कमान करेगा। ये सभी लोगों की पहली लाइन यही है कि हम पार्टी को सत्ता में लाएंगे और उनके लिए लाना बहुत जरूरी है। उसके लिए वसुंधरा राजे को साधना बहुत जरूरी रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना दावा कभी भी खत्म नहीं होने दिया। वो खबरों में रही, वो आई तो भी खबर बनी है, वो नहीं आई तो भी खबर बनी है। उनके इंडिविजुअल इवेंट्स में वो सर्वाधिक दिखी हैं। अब पार्टी इवेंट में जिस तरह से गर्मजोशी उन्होंने दिखाई है, तो अब मैं ये कह रहा हूं आपको कि 10-15 दिन में जैसे ही लोकसभा का सत्रावसान होगा, उसके बाद पार्टी बड़े बदलाव करेगी।
कैबिनेट भी गठित होगी और सारी चीजें होंगी, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि वसुंधरा राजे को पार्टी एक बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि ये सीएम के कैंडिडेट है, सीएम तो ऊपर से ही डिसाइड होगा। बस ये है कि आप अपने लोग जिता लाते हैं, विधायक दल की उसी तरह बैठक होगी, कुछ लोग फिर नाराज होकर निकलेंगे और सीएम चुन लिया जाएगा। कुछ हाथ कितने खड़े होते हैं, कुछ रूठ जाएंगे, कुछ मनाए जाएंगे, कुछ बागी भी हो सकते हैं। ये सब एक चलता रहता है जब विधायक दल का नहीं चुनाव होता है तो ये देखा जाता है कि कितने बागी खड़े हैं, अब उनको कौन कौन बिठा रहा है, कितनी सीटें जिताने में कितना योगदान रहा है, फिर यहाँ इकट्ठे होकर लोग तो बड़े कारीगर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, 12 लोग आज जो निर्दलीय हैं वो 12 के 12 कांग्रेस आइडियोलॉजी के हैं जी। तो निश्चित तौर पे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे तो उनके अगेंस्ट ही तो खड़े हुए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने अगर टिकट बांटे तो उनके फैसले पे ही तो वो लोग खड़े हुए थे। ठीक बात है। और ये एक पूरा मैकेनिज्म चुनाव से पहले चल गया। ठीक है। सचिन पायलट पार्टी को जिताते रह गए, अशोक गहलोत की टीम जो है वो अशोक गहलोत के लिए जिता लगी। तो ये निश्चित तौर पे एक बड़ा खेल हुआ और सचिन पायलट उसमें कमजोर रहे हैं, यही तो राजनीति है। और पायलट अब मुझे नहीं लगता कोई गलती करेंगे। पायलट ये भी सोच रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए और निश्चित तौर पे अगर कांग्रेस कोई निर्णय नहीं लेगी तो सचिन पायलट अपनी राजनीति को जाया नहीं होने देंगे। क्योंकि अशोक गहलोत का ये बयान है कि वो एक छोटी जाति से आते हैं, लेकिन सचिन पायलट छोटी जाति से नहीं आते, वो एक ऐसी जाति से आते हैं जो अग्रेसिव हैं। लेकिन वो उनको 5 साल में ये कोशिश भी हुई सचिन पायलट को एक जाति का लीडर बना के छोड़ दिया जाए, लेकिन उनसे मिलने आने वाले लोगों में उन्होंने जैसी टीम बनाई उससे लगता नहीं, उन्होंने सभी को जोड़ने की कोशिश की, अभी भी लोग उनको लेके कंसर्न है। एक और बात की चर्चा है, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ का मुलाकातों का सिलसिला चला, उनके बेटे उनके साथ नजर आए। जैसे कि मैंने पहले दोहराया कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो एज का पैरामीटर है उसमें ये जो इनका कार्यकाल रहने वाला है उसमें जो पैरामीटर है उसमें फिर उसके बाद में वो फिट नहीं बैठेंगे। क्या लगता है आपको कि अगली पीढ़ी को कमान सौंपने की कोशिश है? ये जो चुनाव है, जिन्होंने 1984 और 90 का चुनाव देखा है उन लोगों को उसमें देखना चाहिए कि वो एक पीढ़ी आई थी, उसके बाद वही 30-40 साल। तो इस चुनाव में केवल राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ही नहीं, दूसरे लोग, अशोक गहलोत के बेटे क्या विधानसभा नहीं लड़ेंगे? उनके लिए फलोदी में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, उनके लिए जालोर की किसी सुरक्षित सीट पे तलाशी जा रही है कि वहां से उनको लड़ा दिया जाए, जिस तरह से सांचौर को जिला बनाया गया। फलोदी में बहुत विश्नोई वोट बहुत बड़ी संख्या में है, तो ये कोई असंभव बात नहीं है, सारे नेता कर रहे हैं। इवन सांचौर के जो एमएलए हैं सुखराम विश्नोई सीधे सरल आदमी हैं, विधानसभा में अक्सर घिर जाते हैं, आधिकारिक दीर्घा में नकल मारने की कोशिश भी करते हैं, हालांकि नकल सांचौर का बड़ा पहचान के रूप में बनती जा रही है, पेपर लीक, सीपी जोशी डांट भी देते हैं। सुखराम ने अभी अपने बेटे को प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन वो तो पहले खुद प्रोजेक्ट हो रहे हैं, भूपेंद्र बिश्नोई। तो ये बात पराक्रम के साथ खान अपने बेटे के लिए तलाश रहे हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़, एक और नया समीकरण आया, राजेंद्र राठौड़ जिस तरह से बड़े छत्रप बने हैं, उसके बाद में हो सकता है कि भरतपुर से जो उनके मित्र हैं दिगंबर सिंह, उनके बेटे को किसी सीट पर मौका दिया जाए। बिल्कुल, शैलेश को बड़ी जिम्मेदारी रही है, शैलेश दिगंबर सिंह को, और शैलेश उस हिसाब से काम कर भी रहे हैं और शैलेश को निश्चित तौर पे मौका मिलेगा। आप ये देखिएगा, हो सकता है उन्हें डी कुम्हेर मिल जाए, राजा खोड़ा मिल जाए। पराक्रम इस चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मुझे लगता है, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ की टीम काम करती है या बीजेपी में जो इनपुट्स हैं। लेकिन इन सभी नेताओं के बेटों को अगर देखा जाए कि ये काम क्या कर रहे हैं और किस तरह का, जैसे आप देखिए कि इस विधानसभा में नए लोगों में मंजीत धर्मपाल आए हैं, धर्मपाल चौधरी के बेटे, है ना, और ये राजाखेड़ा से रोहित बोरा आए हैं, प्रद्युमन सिंह के बेटे। तो इनकी आप परफॉर्मेंस देखिए विधानसभा में, आप कांग्रेस में ही दिव्या मदेरणा की परफॉर्मेंस देखिए। तो नई जो पीढ़ी आ रही है वो फ्यूचर की पॉलिटिक्स आ रही है, किसी के बेटे नहीं है, राजनेता के बेटे नहीं है। लेकिन आप मुकेश बाकर की देखिए, आप रामनिवास गवड़िया की देखिए, आप राजकुमार रौत की देखिए, ये नए युवा जो आ रहे हैं और जिस तरह से विधानसभा में बोल रहे हैं। इवन कांग्रेस के गणेश गोगरा, जिन्होंने, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, आप यादव खासा चर्चित रहते हैं, बलजीत यादव जी। तो मैं कह रहा हूं कि बेटे ही नहीं, नई पीढ़ी जो आ रही है वो उम्मीदें जगा रही है। सचिन पायलट बहुत अच्छी बात कहते हैं इस बात पर कि किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब पूछा कि आपके पिता बहुत बड़े नेता रहे तो क्या ये आपकी क्वालिफिकेशन, उन्होंने कहा कि मेरे पिता बेशक एक बड़े नेता रहे, तो ये नेता का बेटा होना क्वालिफिकेशन आप कह सकते हो, लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बात पर टारगेट किया जाए किसी एक युवा नेता को कि तुम्हारे पिता की एक बड़ी राजनीतिक विरासत थी और वो तुम्हें मिली है। तो एक क्वालिफिकेशन का देखो, बड़ के पेड़ के नीचे जो है ना, वो नीम के पौधे नहीं उगा करते।
भारतीय राजनीतिक इतिहास में महाभारत से लेके आज तक धृतराष्ट्र ने अपने जीते जी दुर्योधन को सेट करने की कोशिश की, जीते जी तो नहीं हो पाए। और उसके बाद आज तक के इतिहास में पिता या परिजन के जीवित रहते हुए कोई भी पुष्प नहीं उग पाया है। मुलायम सिंह के जीवित रहते 5 साल जरूर अखिलेश ने अच्छा राज कर लिया, उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब क्या स्थिति है वहां? इंडिविजुअल आइडेंटिटी अखिलेश बना गए, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी सचिन पायलट ने भी बना दी। मुलायम सिंह जी नहीं रहे, लेकिन बिहार में तेजस्वी ने कर लिया है। पिता के नहीं रहने के बाद नवीन पटनायक जो है वो आज दूसरे या तीसरे नंबर पर है सर्वाधिक सीएम रहने वालों में। तो विरासत को आगे लेके जाना, आप पिता अगर सक्रिय राजनीति में हैं, दीपेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए जमीन तलाश रहे हैं, नरपत सिंह अपने बेटे के लिए जमीन तलाश रहे हैं, राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा अपने बेटे के लिए जमीन तलाश, यही नहीं सारे लोग। क्योंकि ये जो मैंने आपको 84 और 89 का उदाहरण इसलिए दिया कि वो लोग 30 साल की 35 साल की राजनीति कर चुके, 40 साल की राजनीति कर चुके, तो 40 साल में आदमी दौड़ दाड़ के थक जाता है, अब उसे अगली पीढ़ी को लाना है। तो कैलाश मेघवाल सीधा विरोध कर सकते हैं क्योंकि उनका बेटा नहीं है, उन्होंने विवाह नहीं किया संघ की परंपरा के चलते, तो उन्हें अंतिम मौका खुद को चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा के भी, हाँ किरोड़ी जी, लेकिन किरोड़ी जी की टीम बहुत गजब है। किरोड़ी हैं राजेंद्र मीणा, जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा महुआ विधानसभा सीट से, और राजेंद्र मीणा के लिए एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया भारतीय जनता पार्टी का, ओम उडला, जो निर्दलीय रहकर उन्होंने फिर राजेंद्र मीणा को हरा दिया। खैर एक और बड़ा मुद्दा है कि डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ बिल पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो उसका पटाक्षेप हुआ है और शायद कोई समझौता बन बैठा है। जी, उसमें यह हुआ है कि अगर किसी हॉस्पिटल ने सरकारी सुविधा नहीं ली है, मुझे लगता है खास करके जमीन वगैरह का मामला है, बड़ा फैसला अभी क्या हुआ है उस पर तो आउटकम आना है जब तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा है कि कम से कम सरकार ने बात तो की और एक लेवल पे जाके लोगों को सुविधाएं तो मिलेंगी। और राइट टू हेल्थ बिल लागू होगा, किस तरह से प्राधिकरण गठित होंगे, किस तरह से जिला स्तर पर प्राधिकरण बनेंगे, किस तरह से, तो ये सारी चीजें ये चलेगा आगे। देखो सुधार की संभावनाएं हैं, पर अच्छी बात यह है कि सरकार ने डॉक्टर से बात की और इस पे एक फैसले तक पहुंच गए, क्योंकि इससे जनता सीधी प्रभावित हो रही थी। एक जिलों वाला चल रहा है, तो जिलों वाले में सरकार जो है वो ये कर रही है कि शीघ्र ही सीमांकन कर लिया जाए। रामलाल जाट ने बयान दिया सचिन पायलट को लेके, दोगलापन, नकारा, निकम्मा और गद्दार तो पहले गहलोत कह चुके, अब उनके सिपह सालार ने उन्हें दोगलापन का दर्जा दिया, तो उसपे हेमाराम चौधरी ने ऑब्जेक्शन किया है। ओम बिरला सबकी आंखों में खटक रहे हैं, खास करके कांग्रेस वालों के। अशोक गहलोत ने यह कहा है कि ओम बिरला के खिलाफ, तो भरत सिंह कुंदनपुर ने एक पत्र लिख के कहा है कि आप कोटा से चुनाव लड़ो अशोक गहलोत को। तो ये कई चुटीली चीजें राजनीति में हो रही है। अब तो चुनावी वर्ष शुरू हुआ है, देखते हैं और क्या क्या आनंद आता है। जैसे ही और बड़े मुद्दे आएंगे उस पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ में हैं। तो थिंक 360 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।